जी अब नफरती भाषण देने के बाद में कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही हैं। अब वो नफरती भाषण क्या था और बैकफुट पर वो क्यों आती हुई नजर आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे न्यूज़ 10 की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर। पालघर जिले में 76,000 करोड़ की लागत वाले देश के सबसे बड़े वाधवन बंदरगाह की रखेंगे आधारशिला। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को भी करेंगे संबोधित। नफरती भाषण देने के बाद बैकफुट पर ममता बनर्जी। कहा नहीं देना चाहती थी डॉक्टरों को धमकी, वहीं न्याय मांग रही। बीजेपी के धरने का आज दूसरा दिन। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन भी हफ्ते में एक दिन करेंगे मौन विरोध। भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे गुजरात में अब आसना चक्रवात का खतरा। सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बन रहा है गहरा दबाव। अगले कुछ दिन बारिश की चेतावनी। जेएमएम से अलग होकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज रांची में बीजेपी में होंगे शामिल। सोरेन ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया है भरोसा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज या कल जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 50 से ज्यादा नामों पर लगी मोहर। वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की आज दूसरी बैठक। समिति को अगले संसद के सत्र के पहले हफ्ते तक पेश करनी है रिपोर्ट। और खेल की खबरों में पेरिस पैरालंपिक में आज बैडमिंटन, शूटिंग और तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में अवनी लेखरा के प्रदर्शन पर होगी निगाहें। तो ये थी 10 बजे की अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पालघर जिले में दहानू के पास वाधवन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना की आज प्रधानमंत्री मोदी आधारशिला रखेंगे और यह बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी नए रास्ते खोलेगा। आखिर क्या कुछ विशेषताएं हैं इस बंदरगाह की, जानते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के निकट वाधवन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस बंदरगाह का निर्माण वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड BPPL द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड MMB द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV है। इस परियोजना की लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में प्रमुख बुनियादी ढांचे, टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक बुनियादी ढांचों का विकास शामिल होगा। वाधवन पोर्ट को महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाधवन में सभी मौसमों के अनुकूल एक ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। मुंद्रा और JNPA दोनों की क्षमता लगभग एक जैसी है। दोनों की क्षमता 7.5 मिलियन कंटेनर, जिसको TU कहते हैं, वो है। इसकी क्षमता 23.4 मिलियन TUs होगी। तो ये लगभग जो अभी जो बंदरगाह हमारे हैं उनके तुलना में 3 गुना बड़ा होगा। JNPA के अध्यक्ष ने बताया कि ये बंदरगाह प्रस्तावित समर्पित माल ढुलाई गलियारों और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के निकट है। ये बंदरगाह प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे IMEC और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है। G20 में IMEC कॉरिडोर की जो बात हुई है, जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, इसके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ये बंदरगाह होगा। वाधवन बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। वाधवन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े डीप वाटर बंदरगाहों में से एक होगा। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित ये बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस बंदरगाह से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने
स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस बंदरगाह के बनने के बाद स्थानीय आबादी को उम्मीद है कि इससे रोजगार के कई अवसर बढ़ेंगे, जिससे इलाके की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एशिया में सबसे बड़ा माना जा रहा है आज तक का, वो वाडवन बंदर हमारे जिले में आ रहा है, इसलिए ये जिलावासी करके मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो वाडवन बंदर बना है वो सबसे पहले तो हमारे पालघर जिले की सबसे खुशी की बात है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज के तारीख में भारत में सबसे बड़ा पोर्ट पालघर में आने वाला है और उस वजह से पालघर का नाम पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इस परियोजना से लगभग 12 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को होगा और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी। ऐसे में आने वाले समय में वाडवन बंदर एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट उभर कर सामने आ सकता है। शीर्षिलार, डीडी न्यूज, पालघर। तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 28 अगस्त से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आज इस फेस्ट का आखिरी दिन है। इस फिनटेक महाकुंभ में दुनिया भर के 800 से ज्यादा पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स और फिनटेक फाउंडर्स हिस्सा ले रहे हैं। आज पीएम मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के एक विशेष सत्र को मुंबई में संबोधित भी करेंगे। 4 साल पहले शुरू हुआ ये आयोजन दुनिया के सबसे बड़े फिनटेक सम्मेलन और फिनटेक इकोसिस्टम में सबसे बड़े विचार नेतृत्व मंच के रूप में उभरा है। इस बार ग्लोबल फिनटेक फेस्ट वित्त के अगले दशक के लिए ब्लूप्रिंट थीम पर आधारित है। यह आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। भारत और विभिन्न देशों के नीति निर्माताओं, नियामकों, वरिष्ठ बैंकरों, उद्योग जगत के दिग्गजों और शिक्षाविदों सहित लगभग 800 वक्ता इस सम्मेलन में 350 से ज्यादा सत्रों को संबोधित करेंगे। इसमें फिनटेक परिदृश्य के नवीनतम नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। जीएफएफ 2024 में 20 से ज्यादा विचार नेतृत्व का रिपोर्ट और श्वेत पत्र भी लॉन्च किए जाएंगे। तो इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट पर रहेगी नजर हमारी, लेकिन इसी के साथ न्यूज़ 10 में अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर मचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और आरजीकर मामले सहित राज्य के ताजा हालातों पर चर्चा करने के साथ ही अपनी रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार है जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली आए हैं। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने भाजपा के वर्तमान और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष के साथ भी बैठक की। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान को लेकर आशंका जताई और संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ही विवादास्पद बयान पर अब सफाई दे दी है। अपने राजनीतिक जीवन में ये पहली बार है जब ममता बनर्जी ने ये साफ करने की कोशिश की है कि वो 28 अगस्त के अपने उस विवादास्पद भाषण के दौरान डॉक्टरों को धमकाना नहीं चाहती थी। उधर आंदोलनकारी डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की धमकी दी। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक जांच आगे नहीं बढ़ेगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं अगर देखा जाए तो कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में न्याय की मांग की लड़ाई भी लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बुधवार को राज्यव्यापी बंद के बाद कल से 7 दिवसीय धरने की शुरुआत की गई। आज इस धरने का दूसरा दिन है। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पार्टी ने यह धरना शुरू किया है। हालांकि अदालत के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ विवाद भी हुआ। मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस या कार्रवाई के खिलाफ बुधवार को भाजपा ने 12 घंटे का विरोध बुलाया था और इस दौरान भी जगह जगह पर हिंसा हुई। देसी बम से कई राउंड फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों के आक्रोश को कम करने के बजाय हर किसी को धमकाने पर इस वक्त उतारू हैं।
और इसी बीच भाजपा महिला मोर्चा आज राज्य महिला आयोग तक मार्च भी करेगा। तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक कोलकाता केस का गुस्सा कायम है। दिल्ली के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फैसला किया है कि वो इस मामले में इंसाफ मिलने तक मौन रहकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। न्याय की मांग और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने को लेकर राजीव चौक पर मौन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर डॉक्टर्स मौन प्रदर्शन करेंगे। साथ ही प्रत्येक सप्ताह के एक दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का मौन विरोध मार्च भी होगा। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए तो पहले तो बयानबाजी की जाती है, ममता बनर्जी की तरफ से धमकाया जाता है अपने राज्य को लेकर और बाकी तमाम अन्य राज्यों को भी लेकर। उन्होंने बोला कि अगर पश्चिम बंगाल जला तो बाकी राज्यों तक भी इसकी आंच पहुंचेगी, यहां तक कि दिल्ली का भी उन्होंने नाम लिया। लेकिन अब वो कह रही है कि मैं धमकाना नहीं चाहती थी। कैसे देखते हैं इसे? पहली बात तो यह है कृतिका, कोई बंगाल नहीं जला रहा है। बंगाल में लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ ही नहीं है। तो ये गलत बयानबाजी है ममता बनर्जी की कि अगर किसी ने बंगाल को जलाने की कोशिश करे। अगर कोई गुस्सा है लोगों की मन में तो प्रदेश सरकार के खिलाफ है, पुलिस के खिलाफ है कि जिस तरह से 9 तारीख से 13-14 तारीख तक जब तक सीबीआई इस मामले का तहकीकात की जिम्मेदारी नहीं ली, तब तक जिस तरह से पूरे जो सबूतें हैं मिटाने की कोशिश किया गया है, वो आज खुले पन्ने की तरह सबके सामने है। और अदालत में सरकार की तरफ से जो वकील खड़े हुए थे कपिल सिब्बल, उन्होंने अपने जो बाकी क्या कहते बॉडी लैंग्वेज से और बाकी सब कुछ से ये भी साफ कर दिए हैं कि सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से सबूतें मिटाने की काम किया गया। लोगों की गुस्सा उस पर है और ममता की कोशिश यह है कि इस गुस्से को किसी दूसरे लाइन पे चैनलाइज किया जाए, इसको राजनीति की दायरे में लाया जाए। और जो इसीलिए उन्होंने जब पहले अपने इस तरह की बयानबाजी कर दिया है जिसको हेट स्पीच कहना चाहिए। एक तो डॉक्टर के खिलाफ धमकियां दी है कि आपको अगर आपके खिलाफ अगर एफआईआर कर दे तो आपका करियर खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात तो बाकी स्टेट का नाम लेकर जलाने की बात किया है। तो बाद में शायद किसी ने उनको समझाया या मुझे पता नहीं वो किसी का बात सुनने की स्थिति में होती है कि नहीं, लेकिन उनको लगा कि ये इससे स्थिति बिगड़ गया है और किसी न किसी तरह बंगाल की जो चिकित्सा परिसेवा है इसको सामान्य करने की कोई तरीका उनको सामने दिखाई नहीं दे रहा है जब तक ना न्याय मिल जाए। तो बाद में उन्होंने इस तरह से अपने ही बातों पर अपने ही रिजॉइंडर, ये पहली बार मैंने देख रहा हूं जो कभी मैंने सुना नहीं ना कभी देखा है। कृतिका जी, प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए तो जहां तक इससे पहले भी बयानबाजी तो होती रही है, लेकिन ये पहली बार है जब ममता बनर्जी बैकफुट पर नजर आ रही हैं। क्या उन्हें डर था कि उनके खिलाफ कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो है एफआईआर करने जा रहे थे? हाँ, देखिए, एक तो डॉक्टर का ये गुस्सा, दूसरी तरफ अलग अलग प्रदेशों से जिस तरह से नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है, वो भी एक उनके खिलाफ है, क्योंकि वो अपने आप को एक नेशनल लेवल की नेत्री मानकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो है ना, ये असम के लोगों को गुस्सा दिला दिया, ये मणिपुर की लोगों को गुस्सा दिला दिया, झारखंड या उत्तर प्रदेश के लोगों को गुस्सा दिला दिया, और एक तरह से मैंने पूरे देश में एंटी ममता एक माहौल बन गया है। एक तो पीड़िता को न्याय दिला नहीं पा रही है आपने, और दूसरी बात है सबको धमका रही है। तो ये जो स्थिति है, ममता बनर्जी एकदम किनारे पर है। और उनकी पुलिस राज में जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल करते हुए अलग अलग बयानबाजी हर दिन किया जा रहा है किसी न किसी आईपीएस ऑफिसर के जरिए, ये भी पूरे स्थिति को बिगाड़ने की जगह पे है। और पिछले 9 तारीख से आज 30 तारीख हो गया, अभी भी डॉक्टर के बारे में डॉक्टर के साथ बात करके जो पीड़िता है उनके परिवार के साथ ठीक तरह से बात करके उन्होंने पहले सोची कि सीबीआई के ऊपर जिम्मेदारी डालकर पूरे की पूरे जो जिम्मेदारी हो केंद्रीय सरकार के खिलाफ किया जाएगा, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने जो पहला 3-4 दिन में जो कुछ भी किए हैं
उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा और उसी का जो कुछ भी आक्रोश है वो अभी ममता बनर्जी को झेलना पड़ रहा है। कृतिका जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि हम 1 दिन का मौन धारण करेंगे, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो 7 दिन के धरने पर है और आज उनके धरने का दूसरा दिन है। इस धरने की वजह से, इस प्रदर्शन की वजह से कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है वो पड़ रहा है अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर। जो लोग, जो पीड़ित, जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनको ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है। नहीं, इसमें थोड़ा सा आपका ये मैं सुधार दूं, अगर कुछ ये ना करे तो, ये बीजेपी का जो धरना है वो 7 दिन का धरना है, वो दूसरे दिन पे है आज। और डॉक्टर जो है लगातार धरने पर है, लगातार बंगाल में वो सारे के सारे पूरे बंगाल में किसी जगह पे कोई इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है, ओपीडी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज सीनियर डॉक्टर, देखिए यहाँ पे ममता कहाँ पे फंस गई है, यहाँ पे मरीजों की सेवा जारी है, जूनियर डॉक्टर अपने काम पर नहीं जा रहा है, लेकिन जूनियर के साथ पूरी तरह से हमदर्दी दिखाते हुए और आर्जिकर घटना के जो पीड़िता है उनकी परिवार के ऊपर अपना हमदर्दी दिखाते हुए और ममता बनर्जी के खिलाफ अपना जो आक्रोश है वो दिखाते हुए सीनियर डॉक्टर जो है, सीनियर डॉक्टर वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे 2 कदम 10 कदम आगे जाके जूनियर डॉक्टर की जो जिम्मेदारी है उसको भी संभाल रहा है ये सीनियर डॉक्टर। इसीलिए जो मरीजों को डॉक्टर के खिलाफ लड़ाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी वो भी नाकाम रहा, क्योंकि मरीजों को सेवा मिल रहा है। सिर्फ जूनियर डॉक्टर काम पे नहीं है, जूनियर डॉक्टर जब तक ये नए ना मिले वो काम पे नहीं रहेंगे और सीनियर पीछे से इन लोगों को समर्थन दे रहे हैं और मरीजों का जो सेवा है वो काम भी जारी रखे है। और ओपीडी में भी जो सीनियर डॉक्टर का बैठने का कोई काम ही नहीं है, ओपीडी में सीनियर डॉक्टर बैठ के जो मरीज है उनका सेवा कर रहा है। तो एक ऐसे मैं कहना चाहूंगा कि पूरे जो डॉक्टर समाज है, ये हेल्थ सर्विसेज में जो नर्सेस भी है, जो बाकी पैरामेडिकल लोग हैं, सब लोग एकजुट होके इस नए विचार की मांग पर लगे हुए हैं, लेकिन मरीजों का कोई असुविधा बंगाल पे नहीं है जो गलत बयानबाजी ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही है। कृतिका जी, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो कोलकाता की जो ये आग है अभी ठंडी होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि लोगों के अंदर काफी गुस्सा है इस पूरे मामले को लेकर के। इस पर ताज़ा अपडेट आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र पहुंचेंगे और महाराष्ट्र को बड़ी सौगात देंगे। दरअसल पालघर जिले में दहानू के पास वाधवन में करीब 76,000 करोड़ की लागत वाले भारत के सबसे बड़े बंदरगाह परियोजना की बुनियाद आज प्रधानमंत्री रखते हुए नजर आएंगे। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिशिर, अगर देखा जाए तो कितने बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और किस तरीके की तैयारियां इस वक्त वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि आगे आपके पीछे हम देख रहे हैं मंच सज चुका है, तैयारियां लगभग पूरी हैं। शिशिर बिल्कुल, देखिए हालांकि आज दोपहर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वाधवन में जो है वाधवन बंदरगाह का जो है शिलान्यास, उसका फाउंडेशन स्टोन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। हालांकि जो भारत की इस वक्त जो बंदरगाह है उनकी अगर क्षमता देखें तो उसमें 2 प्रमुख बंदरगाह भारत की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का एक बंदरगाह है और दूसरा अगर हम बात करें तो मुंद्रा जो बंदरगाह है जो कि प्राइवेट है। हालांकि इन दोनों बंदरगाहों की अगर हम कैपेसिटी देखें, मतलब इस पर जो सामान उतरता है उसकी कैपेसिटी देखें तो वो तकरीबन 7 TU है जो मापदंड के अनुसार से। लेकिन जो नया बंदरगाह बनने जा रहा है वाधवन में, उसकी अगर हम कैपेसिटी देखें तो वो 23 TU होगा, मतलब 3 गुना ज़्यादा कैपेसिटी। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये बंदरगाह बनने जा रहा है। हालांकि और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि ये बड़ा बंदरगाह जो है, जिस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर होगी तो उससे ही अगर देखा जाए तो जॉब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ज़्यादा होगा। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 12 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन यहाँ पर होने वाला है। तो वो भी आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो जॉब एम्प्लॉयमेंट की तरफ से और
वो भी एक 12 लाख के तकरीबन करीब हो सकता है। साथ ही साथ हालांकि ये तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, लेकिन दो प्रमुख एस्पेक्ट इसके ये भी रहेंगे कि किस प्रकार से इस बंदरगाह से जो एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगी। हालांकि ये बंदरगाह जो है दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब जो है उत्तर और दक्षिण भारत में जिस प्रकार से जो सामान है उसकी ढुलाई आसानी से हो पाएगी, उसके लिए एक कॉरिडोर भी बनाया गया, उसको कनेक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, मतलब खास तौर पर जो मछुआरे हैं और यहाँ के स्थानिक लोग हैं, उनके लिए भी कई सारे आयाम खुल सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के। और हालांकि इन सभी मापदंडों पर जो है सरकार काम कर रही है। इसका अगर असर हम देखें खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बंदरगाह भारत को एक इंटरनेशनल मैरीटाइम हब के रूप में भी सामने लेकर आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा इससे पहले कोई बड़ा जहाज भारत में नहीं आ सकता था, क्योंकि उस प्रकार से जो है फैसिलिटीज़ भारत के पास नहीं थी। और इसीलिए अगर हम बात करें टेक्निकल लैंग्वेज में जिसको मदर शिप कहते हैं, मतलब सबसे बड़ी शिप अगर कहते हैं, तो भारत में नहीं आ पा रही थी। हालांकि लेकिन अब अगर ये बंदरगाह बनता है तो ऐसी शिप सीधे भारत में आ पाएगी और वो सामान जो है भारत में हम ला पाएंगे। हालांकि अब तक ये शिप अगर देखा जाए तो या तो हम सिंगापुर की बात करें या फिर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, जहाँ बड़े बंदरगाह मौजूद है, या फिर श्रीलंका की बात करें, यहाँ पर ये बड़ी शिप्स जाती थी और वहाँ से जो सामान की ढुलाई होती थी। लेकिन अब हालांकि इस बंदरगाह बनने के बाद वो शिप सीधे तौर पर भारत में आएगी, इसका सीधा असर भारत को होगा। इसलिए जो बड़ी शिप्स की हम बात कर रहे हैं उसका हालांकि हम बात करेंगे किस प्रकार से उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और भारत को उसका किस प्रकार से लाभ होगा, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण जो है कदम भारत की तरफ से उठाया गया है। तो ऐसे में इंटरनेशनल मैरीटाइम बोर्ड के तहत अगर देखा जाए तो वो भी एक लाभदायक अगर कहेंगे ये फॉरवर्ड बंदर होने वाला है। और एक इसमें बात महत्वपूर्ण ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो भारत जिस प्रकार से स्वयं को पोजीशन कर रहा है कि भारत मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में हमने देखा कि भारत उसमें काफ़ी इस वक्त अग्रसर है। साथ ही साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इस पर भी भारत अग्रसर है। हालांकि इन दोनों ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स में अगर बात करें तो ये बंदरगाह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि भारत के लिए फिर चाहे वो मिडल ईस्ट हो, फिर चाहे हम बात करें यूरोप के कंट्रीज़ की या फिर यूएस मार्केट की, इस बंदरगाह से वो सभी मार्केट ओपन होंगे तो कम से कम समय में जो है यहाँ से सामान भेजा जा सकता है, वहाँ से सामान भारत लाया जा सकता है। और इसीलिए ये बंदरगाह अगर स्ट्रैटेजिक रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और आप लगातार इस खबर पर अपडेट्स हमारे तक पहुँचाते हैं। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ 10 में अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां उत्तर प्रदेश से ये अगली खबर है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हो रहे नरभक्षी भेड़ियों के मामले पर राज्य के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 2 जल्द ही पकड़े जाएंगी। वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है, तो वहीं ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनाते हैं। भेड़ियों का आतंक इस समय है, तकरीबन वहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है। हमारे साथ प्रदेश के वन मंत्री हैं, इनसे जानते हैं आज एक भेड़िया पकड़ा गया है, अब तक क्या स्थिति है भेड़िया ऑपरेशन को लेकर। देखिए, आपको मालूम है कि भेड़ियों ने वहाँ आतंक मचाया, एकदम से आ गए ये भेड़िए। जो हमने कैमरे लगाए हैं, ड्रोन लगाए हैं, उससे पता लगा कि कुल वहाँ पे 6 भेड़िए थे, जिसमें से 4 पकड़ गए हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। आखिर ये भेड़िए हिंसक क्यों हुए, और लगभग 16 टीमें आप लोगों ने लगा रखी हैं जो दिन रात वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, क्या कुछ कारण रहे इसमें? देखिए, इधर बारिश ज़्यादा हुई, बाढ़ आई, जिससे जानवरों के रहने की जो थी जगह, जो मान बनाता है जिसमें रहता है उसमें पानी भर गया। जब भेड़िए को बैठने की जगह नहीं मिली, वो शहर की तरफ को ऊंचे स्थानों की तरफ आया और यहाँ पर उसे गन्ने के खेत में सुरक्षित जगह भी मिल गई और उसे रहने का बैठने की जगह भी सूखी मिल गई। अब पर प्रधान वन संरक्षक वहीं पे मौजूद है, टीम के साथ लीड कर रहे हैं। जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर हम हर तरह से सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं और जहाँ भी है भेड़िया को चारों तरफ से घेर रहे हैं। केजेस लगाए गए, पिंजरे लगाए गए ताकि अगर इसमें आ जाए, और नहीं तो जाल डाल के या ट्रैंकुलाइज करके उन्हें पकड़ा जाएगा और तुरंत पकड़ने के लिए उनको निर्देश दिए गए। तकरीबन 35 गाँव के आसपास खतरा बताया जा रहा है, वो कितना बड़ा एरिया है? आप तो वहाँ जाकर देख कर आए हैं। ये 35 गांव हैं। इन सभी गांवों में हमने जनता को इस काम में
सहयोग के लिए अपील की है और उनसे कहा है कि वहाँ पे आप भेड़िया मित्र बनाइए, जो कि अगर किसी को कोई सूचना मिलती है वो और सब लोगों को दें। तो ये थे प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना जी, जो बता रहे थे कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वहाँ 16 टीमें मौजूद हैं जो लगातार निगरानी रख रही हैं, ड्रोन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है और जल्द ही जो बचे 2 भेड़िए हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और इसी बीच न्यूज 10 में सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नक्सलियों से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ अब एनआईए एक्शन में नजर आ रही है। 4 राज्यों में एनआईए की तरफ से छापामार कार्रवाई इस वक्त की गई है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रतिबंधित संगठन के नेताओं के खिलाफ नक्सल मामले में ये छापेमारी इस वक्त की गई है, जिसमें वीएचपी नेता प्रभाकर हत्या मामले में भी पंजाब में एनआईए का ये छापा देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सल मामले में 4 राज्यों में एनआईए की तरफ से छापे मारे गए हैं। हालांकि देखा जाए तो इससे पहले भी एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ छापे मारकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया था और बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साहित्य, गोला बारूद और इलेक्ट्रिक डिवाइस भी जब्त किए गए थे। और अब ये छापे जो है उसी जांच की कड़ी में मारे जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ सीधे तौर पर एनआईए जो है वो फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो प्रतिबंधित संगठन के नेताओं के खिलाफ नक्सल मामले में छापेमारी इस वक्त की जा रही है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ गए। नीरज, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल 4 राज्यों में ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और अभी भी एनआईए की जो अलग अलग टीमें हैं वहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। इससे पहले भी एनआईए ने छापे मारे थे और नक्सल तो न केवल गिरफ्तार किया था कई सारे नक्सलियों को, बड़ी संख्या में ऐसा साहित्य भी उनसे बरामद हुआ था कि एक राज्य के नक्सल और दूसरे राज्य के जो नक्सली हैं वो आपस में एक तरीके से जो संचार है वो भी कर रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को प्लानिंग की भी उनकी जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। उसी को लेकर एनआईए को इनपुट मिला था और इसी इनपुट को ताजा करते हुए एनआईए ने अब ये छापेमारी की जो कार्रवाई है वो शुरू की है। आपको भी पता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय लगातार नक्सल के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, आपने देखा भी होगा कि छत्तीसगढ़ में मात्र नक्सल कुछ इलाके तक ही सिमट कर रह गया है। ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों में जो नक्सली हैं उनको या तो समाप्त कर दिया गया है या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब एनआईए कह सकते हैं कि तेजी के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन नक्सलियों तक पैसा भी पहुंचाते हैं, नक्सलियों तक हथियार भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा उन्हें कई तरह के जो डायरेक्शन है वो भी मिलते हैं। ये भी जानकारी निकल कर आई थी कि ये नक्सली विदेशों में बैठे हुए जो आतंकवादी हैं उनके भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। तो ये तमाम जानकारी एनआईए के पास थी और उसी जानकारी के आधार पर एनआईए ये कार्रवाई कर रही है और 4 राज्यों में एनआईए की अलग अलग टीमें इस कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। जी नीरज, इन 4 राज्यों की अगर हम बात करें तो एक तो पंजाब है, बाकी 3 और कौन से अन्य राज्य हैं जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एनआईए ने ये नहीं बताया कि किन किन राज्यों में ये कार्रवाई चल रही है। एनआईए की तरफ से ये कहा गया है कि 4 राज्यों में ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के आधार पर, उसके अनुसार ये छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी एनआईए ने इन्हीं इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई की थी और वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा जो पंजाब में छापेमारी की कार्रवाई एनआईए की चल रही है वो मैं आपको बता दूं कि ये छापेमारी की कार्रवाई नक्सली के खिलाफ नहीं चल रही है। ये विश्व हिंदू परिषद के एक नेता थे विकास प्रभाकर, उनकी एक हत्या की गई थी। उस हत्या की जो जांच है वो एनआईए कर रही थी। उसमें ये तमाम तरह के तथ्य निकलकर सामने आए थे कि कुछ खालिस्तानी हैं वो उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था। तो ये जो छापेमारी की कार्रवाई पंजाब में चल रही है ये नक्सलियों के खिलाफ नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं विकास प्रभाकर, उनकी हत्या के संबंध में ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जी, अभी आगे और अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी आगे? देखिए, बिल्कुल आज की कार्रवाई में जिस तरह के जो सबूत हैं वो एनआईए को मिलेंगे, जिस तरह के साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जो तमाम सबूत। बारिश ने 26 लोगों की जान ले ली और बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 17,800 लोगों को बचाया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बना गहरा दबाव आज उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। आज सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश जारी रहने और उसके बाद कम होने की संभावना है। वहीं आईएमडी के मुताबिक सौराष्ट्र के ऊपर कुछ दिनों से बने गहरे दबाव की अरब सागर के ऊपर एक चक्रवात के रूप में बदलने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं।
गुजरात के ऊपर बने गहरा दबाव के पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने, कच्छ और उससे सटे सौराष्ट्र और पाकिस्तान के तटों से उत्तर पूर्व अरब सागर तक जाने की वजह से ये आज एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक भारतीय तट से दूर उत्तर पूर्व अरब सागर में पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा। वहीं गुजरात में लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच संभावित भारी बारिश और तूफान के पूर्वानुमान के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल वडोदरा से गांधीनगर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र भी पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राकृतिक आपदा से राहत के लिए सिस्टम की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य सचिव राजकुमार और वरिष्ठ सचिव भी शामिल हुए। और वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सरकारी स्कूलों में बाढ़ प्रभावित लोगों से वडोदरा पहुंचकर मुलाकात की और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। राज्य सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है और जल्द ही लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से ये इंतजाम किए जा रहे हैं। श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने वडोदरा शहरीजनों से मिले, निरीक्षण किया एवं कलेक्टर ऑफिस में सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके कई महत्वपूर्ण निर्णय और कई महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दी है। जो नुकसानी हुई है उसका सर्वे और सर्वे के साथ वो रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार में रजू किया जाए, जिसके आधार पर सरकार पैकेज नक्की कर पाए। ये सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के निर्देश से काम चालू किया गया। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में अहमदाबाद से हमारे सहयोगी पार्थ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पार्थ, अगर देखा जाए तो पूरे गुजरात में आखिर ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर रेड और येलो अलर्ट इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? जी कृतिका, रेड और येलो अलर्ट आज कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ भागों में दिया गया है, क्योंकि तो डीप डिप्रेशन साइक्लोन बनके जो जा रहा है अरब सागर में, उसका रूट कच्छ से होकर है। तो कच्छ में रेड अलर्ट है, साथ में सौराष्ट्र के पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, जामनगर, मोरबी में रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। क्योंकि कल रात की अगर हम बात करें, कल रात से अभी तक मांडवी में लगभग 15 इंच बारिश हो, उसकी वजह से मांडवी और कच्छ के कई रास्ते पानी में जा चुके हैं और इसकी वजह से कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा इश्यू है वहां पर। मोरबी और कच्छ का जो हाईवे है वो भी काफी टूट चुका है और उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ही वहां पर है। तो आईएमडी ने आज और कल के लिए इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट की घोषणा की है और साथ में उत्तर, मध्य और दक्षिण गुजरात के कुछ भागों में येलो अलर्ट भी दिया गया है। क्योंकि येलो अलर्ट इसलिए कि अभी परिस्थिति अहमदाबाद जो सेंट्रल गुजरात है और उत्तर दक्षिण गुजरात है, वहां पर कभी धूप आ रही है और कभी बादलों का जो है वो घेराव आ जाता है। तो इसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। जी, आप पार्थ, अगर बचाव अभियान की बात करें तो वो कैसे चलाया जा रहा है? क्योंकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना भी वहां पर लगी हुई है। लगातार लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, लगभग 40 से ज्यादा टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की पिछले कई दिनों से दिन रात काम कर रही है लोगों को बचाने के लिए। न केवल लोग बल्कि पशुओं को भी बचाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आज की अगर मैं बात करूं तो वडोदरा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की कई टीमें हैं। सौराष्ट्र के कुछ भागों में जैसे कि द्वारका और जामनगर में कई टीम है और कच्छ में भी कई टीमें मौजूद है। अगर मैं पिछले 24 घंटों की बात करूं तो लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और साथ में अभी कुछ दिनों की अगर बात करें तो 25,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो बहुत बड़े पैमाने पर यह काम चल रहा है और आज भी यही यहाँ इन क्षेत्रों में टीम अभी भी मौजूद है और काम कर रही है, खास तौर पे बड़ौदा में, क्योंकि बड़ौदा में
बारिश तो बंद हो चुकी है, लेकिन कई भाग जो बड़ौदा के वो अभी भी पानी में जा चुके हैं। तो उसमें से लोगों को निकालना, उनका सामान निकालना, उनको ठीक जगह पर शिफ्ट करना, ये सब कामगिरी आज भी वहां पर चल रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। ठीक है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं विधानसभा चुनावों की जनादेश में। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे सांसदों के अरमानों पर अब पानी फेरने के बाद अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 2 बार या इससे ज्यादा बार चुनाव हारे हुए नेताओं को किसी भी सूरत में टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर भी गंभीरता से मंथन कर रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दूसरे दिन गुरुवार को भी दिल्ली में हुई। पार्टी अब तक कुल 60 विधानसभा इलाकों के बारे में मंथन कर चुकी है। वहीं बुधवार को बैठक के पहले दिन कांग्रेस ने किसी भी सांसद अथवा राज्यसभा सदस्य को विधानसभा चुनाव लड़वाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची आज या आने वाले कल जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हरियाणा पर फोकस थी। कहा जा रहा है कि हरियाणा के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग चुकी है। बैठक के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अलग से भी कुछ देर बैठक की है। माना जा रहा है कि अलग से हुई बैठक में हरियाणा में होने वाले चुनावी गठबंधन और कुछ मंत्रियों की सीटों को लेकर चर्चा हुई है। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार करनाल के बजाय लाडवा से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सैनी जब मार्च में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तब वो विधायक नहीं बल्कि करनाल लोकसभा सीट से सांसद थे। ये भी बताया जा रहा है कि हरियाणा में चुनावी गठबंधन को लेकर RLD के जयंत चौधरी और हरियाणा लोक हित पार्टी के मुखिया गोपाल कांडा के साथ बातचीत अभी अंतिम दौर में है। और चलिए न्यूज़ एट 10 में बात अब झारखंड की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पूरी तरह से अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाता तोड़ते हुए अपने नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा दिया है। वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। उनका ये कदम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जहां बड़ा झटका है, तो वहीं भाजपा में उनके शामिल होने से कोल्हान में बीजेपी और मजबूत होगी। चंपाई सोरेन रांची में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में खुद झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा भी शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपने इस्तीफे के कारणों को जनता से साझा किया था। उन्होंने इसमें बताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि ये अपनी दिशा भटक गई है। चंपाई सोरेन ने कहा कि JMM उनके लिए एक परिवार की तरह था और वो झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे पहले चंपाई सोरेन ने 27 अगस्त को घोषणा की कि वो संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की पहचान बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा कोई अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है क्योंकि उन्हें केवल वोटों की परवाह है। वहीं बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की जल्द ही विदाई हो सकती है।
दरअसल सूत्रों की माने तो जल्द ही कांग्रेस हाईकमान नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। दरअसल बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। उनके कार्यकाल में बिहार के तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता पार्टी से अलग हो चुके हैं, यहां तक कि प्रवक्ता भी कांग्रेस से अलग हो गए। अब ऐसे में लालू यादव की पसंद माने जाने वाले अखिलेश सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि कांग्रेस हाईकमान अखिलेश सिंह के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची मूर्ति प्रतिमा ढहने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एफआईआर में नामजद संरचनात्मक सलाहकार और चेतन पाटिल को कोल्हापुर में हिरासत में लिया है। कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित ने बताया कि चेतन पाटिल को गुरुवार देर रात हिरासत में लिया गया और आगे की जांच के लिए सिंधुदुर्ग पुलिस को सौंप दिया गया है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने गुरुवार को बयान जारी किया था। इस बयान में कहा गया कि उसने इस सप्ताह महाराष्ट्र के मालवड़ में ढही शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करने की परियोजना की संकल्पना की थी। उसने राज्य सरकार के साथ समन्वय में इसे कार्यान्वित भी किया था। राज्य सरकार ने इसके लिए बजट भी उपलब्ध कराया था। ये प्रतिमा की मरम्मत करने और जल्द से जल्द उसे फिर से स्थापित करने के लिए सभी कदमों में सहायता करने को प्रतिबद्ध है। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट ने कर्मचारियों को राहत दी है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युइटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है, जबकि 2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में भी राहत दी गई है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी और डेथ ग्रेच्युइटी में हुई बढ़ोतरी। ग्रेच्युइटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने को दी गई मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर ही मिलेगा लाभ। 10 साल तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का मिलेगा लाभ। सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलेगी अधिक वित्तीय सुरक्षा। राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट ने कई ऐसे बड़े फैसले किए हैं जिससे कर्मचारी वर्ग को खासी राहत मिल सकेगी। खासतौर पर डेथ ग्रेच्युइटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक करने का बड़ा निर्णय किया गया है। तो साथ ही ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो कर्मचारी हितैषी साबित होंगे। राजस्थान में कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कर्मचारी कल्याण को लेकर 3 अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें पेंशनधारी कर्मचारियों की आरजीएस की राशि को 20 से बढ़ाकर 30,000 किया गया। इसके साथ कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी 20 से 25 लाख की गई है। कर्मचारियों के परिजनों को राजस्थान में केंद्र की तर्ज पर 10 साल बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। वंचित जिला न्यायालय कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान होने पर भी प्रमोशन व अन्य लाभ मिल सकेंगे। कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता को लेकर भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हमने प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। राज्य के कार्मिकों के लिए हमारी सरकार ने पहले भी कई बड़े फैसले लिए हैं। आरजीएचएस के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों के आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा वेब की सालाना सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है। आज की कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी एवं डेथ ग्रेच्युइटी की अधिकतम सीमा 25 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। दूसरी ओर राजस्थान के कर्मचारी वर्ग ने इस निर्णय का स्वागत किया है। कर्मचारियों की माने तो सरकार ने कर्मचारी वर्ग का ध्यान रखा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को कुछ और भी सुझाव दिए हैं। गारमेंट कर्मचारी को इसका बेनिफिट मिलेगा, जैसे इसमें जो है गणना के वेतन की गणना के हिसाब से मिलता है, जिसको वो उस 25 लाख पे अगर वो अधिकारी आ रहा है, नीचे कर्मचारी तो आएगा नहीं 25 लाख तक, अधिकारी ही आएंगे इसमें 25 लाख तक। नीचे का कर्मचारी तो जैसे आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, एलडीसी हो, 20 तक ही
बैठता है उसका मामला। जो भी कर्मचारी रिटायर होता है उसने जितने वर्ष सेवा की होती है, जैसे इसमें मैक्सिमम 33 साल है, 33 साल से अगर ज़्यादा की भी उसने सेवा की है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन जिसने 33 साल मैक्सिमम सेवा की है उसको प्रत्येक ईयर का आधे मंथ के हिसाब से एक सैलरी जोड़ते हैं, तो उसको 16.5 महीने की सैलरी दी जाती है। और 16.5 महीने की सैलरी को जोड़ करके जो पहले कुछ कर्मचारी जो उच्च वर्ग में आते हैं, जैसे AO या AO से ऊपर के, उनके 20 लाख से ऊपर हो रहे थे पैसे, उनको अब ये बेनिफिट मिला है, राहत दी गई है कि उनके 20 लाख से 25 लाख तक अगर होंगे तो मैक्सिमम 25 लाख तक की उनको ग्रेजुएटी दी जाएगी। सरकार ने जो ये लिया है 20,000 से 30,000 का, ये सराहनीय कार्य है, इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। लेकिन हमारे पेंशनर मंच की और हमारी डिमांड थी कि इसको 50,000 तक रखा जाए। जैसे भी आगे जो इन्होंने किया उसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। उम्मीद करते हैं आगे इसको 50,000 तक की लिमिट करेंगे। अब पुरुष एवं महिला कार्मिकों को CGHS की तर्ज पर अब RGHS में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता पिता या अपने सास ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा, बशर्ते माता पिता या सास ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कार्मिक के साथ निवास करते हों। इस संबंध में बजट वर्ष 2024 और 25 की घोषणा को क्रियान्वित करते हुए राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 3(9) में संशोधन किया जाएगा। राज्य की कैबिनेट के द्वारा किए गए फैसलों को लेकर कर्मचारियों ने खुले दिल से स्वागत किया है। साथ ही कुछ सुझाव भी सरकार को दिए हैं जिन्हें आगे चलकर सरकार अमल कर सकती है। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ महेश दाधिच, DD न्यूज, जयपुर। तो ये तो बात रही राजस्थान की। इसके अलावा बात कर लेते पंजाब की, जहां पंजाब सरकार लगातार कर्ज के बोझ में दबती जा रही है। सरकार को कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। आखिर क्या है पंजाब की वित्तीय स्थिति, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक दौर था जब पंजाब की गिनती देश के अमीर राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन आज बदलते परिदृश्य में हालात कुछ और ही हैं। पंजाब गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खुद पंजाब सरकार के मुताबिक 2023-24 में राज्य पर करीब 3,23,000 करोड़ रुपए के कर्ज का अनुमान था, जो साल 2024-25 में बढ़कर 3,53,000 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। 2024-25 में राज्य के कुल व्यय का 18% यानी 23,900 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च होंगे। पंजाब की आर्थिक बदहाली के लिए राजनीतिक दलों के मुफ्त वायदे जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी ने 2022 विधानसभा में जीत के लिए लुभावने वादे किए थे। आम आदमी पार्टी ने उस वक्त 300 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने जैसी बातें कही थी। इन वादों को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार को 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की जरूरत बताई गई थी। पंजाब में किसानों को एक तो पहले मुफ्त बिजली दी गई हुई है, उसका बहुत ज़्यादा बोझ बिजली का पड़ा है। उसके बाद जब पीछे कांग्रेस सरकार आई चलने की, उन्होंने जो है गरीबों के बिल माफ़ कर दिए। पंजाब में जो है आटा दाल स्कीम है, कई और चीज़ें हैं जो जिसको हम कह सकते हैं कि वो फ्री शुरू की हुई हैं। सारा जो यहाँ की ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर बेस्ड GDP के ऊपर है या अन्य उद्योगों के ऊपर है, लेकिन पंजाब में इस समय उद्योगों का भी काफ़ी पलायन हो चुका है। 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर PM मोदी को पंजाब की वित्तीय हालत से रूबरू करवाया था। भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और केंद्र से अगले 2 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज की मांग की थी। पंजाब सरकार के पिछले 6 साल के कर्ज के ग्राफ पर अगर नजर डालें तो साल 2019-20 में पंजाब सरकार पर बकाया कर्ज 2,29,354 करोड़ रुपए था, जो साल 2020-21 में बढ़कर 2,49,673 करोड़ रुपए हो गया। साल 2021-22 में यही बकाया ऋण 2,61,281 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। राज्य सरकार की दिशाहीन राजनीति और अदूरदर्शिता की वजह से राज्य दिनों दिन कर्ज के मक्कड़ जाल में फंसता चला गया। साल 2022-23 में यही कर्ज 2,93,729 करोड़ का हो गया। राज्य पर बढ़ते कर्ज के बावजूद सरकार की नींद नहीं टूटी और वर्ष 2023-24 में पंजाब सरकार पर 3,23,135 करोड़ का कर्ज था।
कर्ज के दलदल में दबी पंजाब सरकार फिर भी नहीं जागी और कर्ज साल 2024-25 में 3,53,600 करोड़ रुपए की सीमा को पार कर गया। स्थिति यह है कि मुफ्तखोरी के वायदे तले कर्ज में फंसा पंजाब दर्द से कराह रहा है। उसे न तो कोई नीति सूझ है और न ही कोई उपाय दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के विकास अनुमान को बढ़ाया है, जो भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ग्रामीण मांग में सुधार के संकेतों का हवाला देते हुए 2024 और 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ा दिया है। मूडीज ने उम्मीद जताई कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2024 में 6.8% से बढ़कर 7.2% रहेगी। वहीं 2025 के लिए विकास दर 6.4% से बढ़कर 6.6% रहने का अनुमान है। मूडीज ने बताया कि भारत ने औद्योगिक और सेवा दोनों ही क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया है और संयुक्त परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स वर्ष की शुरुआत से ही लगातार 60 के ऊपर बना हुआ है। सामान्य से अधिक वर्षा के कारण कृषि उत्पादन की संभावनाओं में सुधार के कारण ग्रामीण मांग में सुधार होने की संभावना है। मूडीज ने उम्मीद जताई कि बढ़ती क्षमता, उपयोगिता, सकारात्मक कारोबारी भावना और सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर खर्च में निरंतर जोर दिए जाने के कारण पूंजीगत व्यय में और तेजी आएगी, जिससे भारत तेजी से विकास करेगा। दूसरी तरफ अगस्त की मासिक आर्थिक समीक्षा में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक स्तर पर उथल पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि सर्विस सेक्टर के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में जुलाई 2024 में वृद्धि हुई है। हाल ही में जारी हुए डेटा के मुताबिक सर्विस PMI 60.3 से बढ़कर 60.4 हो गया। वहीं खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी आने के कारण जुलाई 2024 में महंगाई में कमी देखने को मिली। जुलाई में खुदरा महंगाई दर करीब 5 साल के न्यूनतम स्तर 3.54% पर रही। वहीं थोक महंगाई दर घटकर अपने 3 महीने के सबसे निचले स्तर 2.04% पर आ गई, जो जून में 3.36% पर थी। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर 8.2% थी। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 7.2% रहने का अनुमान है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के भारत के विकास अनुमान को बढ़ाने के बीच भारतीय शेयर बाजार ने भी अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर को छुआ। ऑटो और IT शेयरों में जोरदार तेजी के बाद गुरुवार को भारतीय इक्विटी सूचकांक सर्वकालिक ऊंचाई पर बंद हुए। कारोबारी घंटों के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों क्रमशः 82,285 और 25,192 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचे। सत्र की समाप्ति पर सेंसेक्स 349 अंक बढ़कर 82,134 पर और निफ्टी 99 अंक बढ़कर 25,151 पर बंद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज 10 में बढ़ते आगे, जहां देश भर में कल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और इस मौके पर विशेष रूप से राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान को खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर अमृत उद्यान का दौरा करने वाले खिलाड़ियों से खास तौर पर मुलाकात की है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज 10 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।